अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज मैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान घेबा और उनकी जो अपॉइंटमेंट्स और फिर उनकी एलिवेशन फ्रॉम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट और जो डिस्प्यूट पंजाब हुकूमत और गारत गरों और इनके दरमियान हुआ और फिर किस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका रेफरेंस भेजा गया, उस पर एक छोटा सा तजिया और आखिर में जो जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने एक जजमेंट दी और जिस तरह चाय के प्याली में एक तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश की रेडिकल्स ने, उस हवाले से मैं अपनी ओपिनियन अपना बयान करूँगा। तो सबसे पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद ख़ान घेबा, इनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट अटक और तहसील पिंडी घेब से है और ये पहले रावलपिंडी बार एसोसिएशन के मेंबर रहे और 2011-12 में ये लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रहे और इसी दौरान ही इनकी एलिवेशन हो गई एज ए जज लाहौर हाई कोर्ट। तकरीबन मार्च में इनकी एलिवेशन हुई एज ए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बिकॉज ही वॉज पुइनी जज आफ्टर भट्टी साहब। और उसके बाद फिर इन्होंने जो स्टेप्स लिए और वो बड़े ड्रास्टिक स्टेप थे, इंसाफ के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, जिसकी वजह से ये सारे गारतगर, ये चोर उचक्के लुटेरे, इनके उन फैसलों या उन इक़दामात जिनकी वजह से इनकी चोरी सामने आ सकती थी, इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी, तो एक रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की। अब रिसेंटली इन्होंने जो चंद स्टेप लिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, जो कि इनके लिए तबाहकुन हो सकती है इन गारतगरों के लिए। सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब ट्रिब्यूनल्स बनवाए इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट्स, आप अंदाज़ा लगाइए कि सिंध में 5 बेंचेस बने जबकि वहाँ पर इलेक्शन डिस्प्यूट इंतहाई कम है। सबसे ज़्यादा इलेक्शन डिस्प्यूट स्पेशली ओवर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 है वो पंजाब में थे। लेकिन मिली भगत के साथ जो दी देन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भट्टी साहब थे, वो टोटली कंप्रोमाइज, मैनेज और कंट्रोल्ड वन थे। उन्होंने सिर्फ 2 बेंचेस तश्कील दी जबकि वहाँ पर कम से कम 8 से 10 पंजाब में बेंचेस होने चाहिए। बहरहाल जब ये आए तो इन्होंने 6 और नाम भेजे और उन्होंने कहा कि जनाब 8 ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए। अब इनका हक था और जो रूटीन चल रही है लास्ट इलेक्शन में भी, 2013 के इलेक्शन में भी, कि हाई कोर्ट का जज जो नाम दे देता है उस पर वो अपॉइंटमेंट कर देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, बल्कि रखने डाले गए, मुदाखलत की गई। मजबूरन ये कि फिर पटिशनर पीटीआई के भी कुछ इंडिविजुअल गए और उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के साथ मिल के साजबाज करके एक ऑर्डिनेंस लेकर आए, जिसकी वजह से इख्तियारात सारे अपॉइंटमेंट के खुद ले लिए और यहाँ तक कर दिया कि जनाब रिटायर्ड जज भी जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज मेंबर ट्रिब्यूनल का लगा सकते हैं जो हेयरिंग करने के लिए, जो कि मैं समझता हूँ ना सिर्फ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उस पर डिटेल में नहीं जाता, बल्कि इंसाफ का खून होना था। क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या चंद जजेस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और एक सुप्रीम कोर्ट के फायज ईसा, ये सारा सिस्टम मैनेज करके बैठे हैं और सिस्टम को चलने नहीं दे रहे। मुख्तसर ये कि इनके फैसले को चैलेंज किया गया और इस लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद साहब ने वो फैसला ये किया कि जनाब ये जो आपका ऑर्डिनेंस है वो ठीक नहीं है और जो ट्रिब्यूनल्स हैं अगर आप अपॉइंट नहीं करते तो इतने दिनों बाद ये इफेक्टिव हो जाएंगे। मुख्तसर कि इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई। फिर इसके अलावा 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया इन गारतगरों ने, बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा सब जाने हैं। बहरहाल उसमें जो है इन्होंने एटीसी जजेस लगाए हुए थे, गारतगरों ने अपने कंट्रोल वन लगाए हुए थे, जिसकी वजह से 1 साल से ज़्यादा हो गया है जिनको उन्होंने जेलों में रखना है, आज भी जेलों में है। बहरहाल चीफ जस्टिस शहजाद अहमद घेबा साहब ने भी जो एटीसी के जजेस की पूरी एक लिस्ट दी पंजाब हुकूमत की, उसकी वजह से भी रिफ्ट हुई। लेकिन मुख्तसर ये कि उन्होंने फिर मनवाया
कि जनाब ये मेरे आर्डर चलेंगे, ये आपके नहीं चलेंगे। और जिसकी वजह से सरगोदा के एक जज मोहम्मद अब्बास साहब का आपको मालूम है। इसके साथ साथ मैं कहता जा रहा हूँ कि इसकी वजह से इनसे जान छुड़ाने के लिए फिर इनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया और चंद दिनों में मेरा ख्याल ओहदा संभाल लेंगे। लेकिन जाते जाते भी ये बहुत सी बातें कर गए हैं और बहुत से काम कर गए हैं। पहला काम एक ये किया है कि जो सरगोदा वाला मैटर था उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, स्पेशली जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से जिनका ताल्लुक था, उनको कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिए हैं। बहुत बड़ा स्टेप है। बहरहाल इससे बड़ा एक स्टेप ये है कि जज मोहम्मद अब्बास वाला इशू जो है बल्कि भेज दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर काजी फायज ईसा इनको देखेंगे। अब देखते हैं कि काजी फायज ईसा कैसे इसको टैकल करते हैं। तो मुख्तसर ये कि ये हक को बातिल की जंग है जिसमें मैं समझता हूँ अब टिल नाउ, मुझे बात का नहीं पता, बहरहाल शहजाद के साहब ने मार्च से जो जून तक स्टेप लिए हैं वो आइन के कानून के मुताबिक, और जिसकी वजह से इनको तकलीफ है और मैं समझता हूं कि अगर इसकी कंटिन्यूटी वहां पर रहती है तो एक अच्छे जज का इजाफा होगा सुप्रीम कोर्ट में, और जो बैलेंस ऑफ पावर है अच्छे जजेस की तरफ जाएगा। क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूं बैलेंस बराबर बराबर चल रहा है, लेकिन इनके जाने से सुप्रीम कोर्ट इनका बैलेंस बेहतर हो जाएगा, जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहते हैं। और जो कुछ ये गारतगार पाकिस्तान में कर रहे हैं उसको इंशाल्लाह वो टफ टाइम देंगे। अब मुख्तसर सा तजिया कि मिर्ज़ा वकास रऊफ ज़्यादातर बैठते हैं पिंडी बेंच में, इंतहाई कॉम्पिटेंट जज है क्योंकि मैं उनके सामने पेश होता रहता हूँ, और यकीन जानिए कि यंगस्टर्स को सिखाते भी हैं और गाइड भी करते हैं, कानून भी बताते हैं। मुख्तसर ये कि एक फैमिली केस में खुला का केस था, वहाँ पर फाइल हुआ और उसमें उन्होंने डिटेल जजमेंट दी तकरीबन 45 पेजेस की, और लिखा गया अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग। अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग वो केसेस होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं ताकि जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या वकला हैं उनको पढ़ के मज़ीद जो है ना अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में इजाफा करें, स्ट्रेंथन करें। बहरहाल अब जब ये सब लिखी जाती है इतने बड़े बड़े फैसले, तो ज़रूरी नहीं होता कि जज सब एक एक पेज पढ़ें, वहाँ उनके पास रिसर्चर होते हैं। रिसर्चर ने पुराने माजी के रिकॉर्ड में जजमेंट्स निकाली, एक 1960 की जजमेंट्स का भी हवाला उसमें मौजूद था। मुख्तसर ये कि 1960 में जो कादियानी ग्रुप है, जो अहमदी ग्रुप है, लाहौरी ग्रुप जो कहलाता है, इस वक्त आइन की 1973 के आइन के मुताबिक 1974 में एक अमेंडमेंट के ज़रिए इनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद कोई डिस्प्यूट नहीं है। बहरहाल 1960 की जजमेंट में इनको एक फ़िरका का जिक्र किया गया था, उस जजमेंट में वो हवाला मौजूद था। ये मिस्टेक का फैक्ट था, ये कोई डेलिबरेट नहीं था। बहरहाल मैं सिर्फ इस पर पॉइंट ऑफ व्यू करना, जब मैंने फेसबुक में देखा तो आम इंसान तो जो रेडिकलाइज हमें 77 सालों में पाकिस्तानी को किया है, जिसकी वजह से कभी जड़ांवाला वाक़ होता है, कभी लाहौर का होता है, कभी गुजरांवाला का, कभी इस्लामाबाद का, कभी गुजर खान का, अभी रिसेंटली सवात में मदाइन के मकाम पर एक सियालकोटी मुसलमान शहरी वहाँ पर सयाह गया है, और जिस तरह बहाना बना करके कुरान की कुछ पेपर्स जलाए हैं, और उस वो मॉब लिंचिंग करके उनको आग लगा दी उस शख्स को, और उनको मार दिया, जला दिया। इंतहाई मैं समझता हूँ अफसोसनाक वाक़या हुआ। तो हमारे वकला ने ये लगाई, जजमेंट्स भी भेजी, और फिर कुछ जजेस वकला ने बड़ी प्रूडेंट बात की, लेकिन अफसोस हुआ ज़्यादातर जजेस वकला ने तो उसमें ओपिनियन दी मिर्ज़ा वकास रऊफ के हवाले से कि जनाब इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको पनिश करना चाहिए, इन्होंने ब्लास्फेमी की है। यकीन जानिए पढ़ के बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। हालांकि बीग वकील को आपको हमेशा टॉलरेंट और पेशेंट रहना चाहिए और कानून और आइन के मुताबिक रिलीफ लेना चाहिए। वो मिस्टेक का आपके मेरे जहन में तो ये आया कि ये मिस्टेक का फैक्ट हो सकता है। अब दूसरा जहन में वकील होगा कि क्या रेमेडी हो सकती है। तो मैंने लिखा, बल्कि एक और दोस्तों ने भी लिखा कि जनाब इसका सिंपल सा हल है कि एक रिव्यू पटिशन फाइल कर दें, क्योंकि क्लैरिकल मिस्टेक हो या छोटी मोटी मिस्टेक होती है जो 7 हो जाती है, उसको ओवरकम किया जा सकता है। ऐसा ही हुआ। इस्लामाबाद के हमारे दोस्त हैं हाफिज़ लियाकत मंजूर कम्बो, और फिर एक मेरे ख्याल तैमूर मलिक साहब भी गए और एक और दोस्त भी गए, और उन्होंने रिव्यू पटिशन फाइल की और जज साहब ने वेलकम किया, तमाम को नोटिस उसी वक्त किया, उसी वक्त फैसला करके कहा जनाब बहुत अच्छी बात है, ये मिस्टेक फैक्ट से हो जाती हैं, और उनको हज़फ किया। 3 जो पैराग्राफ्स थे जो कि जजमेंट ली गई थी 1960 के वाले से, उनको हज़फ कर दिया गया। तो खुदा के लिए
आप रेडिकल मत बने। ये जो गारतगरों ने आपको मज़हब के नाम पे, आपकी ज़ुबान के नाम पे, आपके रेसेस के नाम पे इनको आपको एक्सप्लॉइट किया है, आप बी प्रूडेंट। और वेयर देयर इज़ रॉन्ग देयर इज़ रेमेडी, इस पे बिलीव करें। अगर इवन दो कोई शख्स कानून को हाथ में लेता है, चाहे वो ब्लास्फेमी लॉ भी होती है, तो खुदा रहा कानून को हाथ में मत लें। और अपने इर्द गिर्द जो तबका है, जो अनपढ़ तबका है, रेडिकल तबका है, उनको भी यही बताएं कि खुदा के लिए आप रिपोर्ट करें थाने में, आप अपने कंसर्न बड़ों को बताएं ताकि वो कानून के मुताबिक रेमेडी लें। ये मॉब जस्टिस जो है कभी भी दुरुस्त नहीं होता। और ऐसी सोसाइटी जो खुद फैसले करना शुरू कर दे तो ये जंगल का कानून बन जाता है। और जिस मुल्क में, जिस सोसाइटी में जंगल का कानून हो और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट ख़त्म हो जाए, रूल ऑफ लॉ का ख़त्म हो जाए, बुनियादी हकूक़ ख़त्म हो जाए, तो मैं नहीं समझता ये सोसाइटी सरवाइव कर सकती है। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीलॉग को आप जो है सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे जो वीलॉग हैं आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।